हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज एक और नई स्टोरी हम लोग सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है कैनवास ऑब्सेशन। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, अक्षता और एकांश। लंदन, सेंट जॉर्जेस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। एक लड़की दौड़ते हुए किसी का नाम चला रही थी। अक्षता, अक्षता कहाँ हो यार। उसके चिल्लाने से पूरा कॉलेज उसके तरफ देख रहा था, पर उस लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अक्षता को खोजने में लगी हुई थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, हे डोंट शाउट, योर फ्रेंड अक्षता मे बी इन योर क्लास, सो प्लीज चेक आउट देयर। उसे लड़के की बात सुनकर वो लड़की कहती है, ओ आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इट्स इम्पोर्टेंट सो दैट आई जस्ट शाउट हर नेम। बाय द वे थैंक यू। असल में वो लड़का लंदन का ही था, इसलिए उसने इंग्लिश में बात की थी। कोष्टक। इतना कहकर वह लड़की क्लासरूम की तरफ दौड़ के भागने लगी। और जैसे ही वो रूम के अंदर आएगी, उसे अक्षता आराम से अपने सीट पर बैठकर बुक पढ़ते हुए दिखाई दी। जिसे देखकर वो लड़की दौड़ते हुए अक्षता के पास गई और उसे साइड से गले लगा लिया। उस लड़की के अचानक गले लगाने से अक्षता थोड़ा डर गई और उसने जब उस लड़की को देखा तो अपने सीने पर हाथ रखते हुए उस लड़की को खुद से दूर किया और उससे थोड़ा गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो खुशबू? तुम्हारी इस एक्शन से मैं कितना ज्यादा डर गई थी। उसकी बात सुनकर खुशबू ने अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे यार, तू बुक में घुस जाती है जब भी पति है आसपास, क्या हो रहा है तुझे फर्क ही नहीं पड़ता, और जब मैं तुझे गले लगाती हूँ या फिर कुछ बोलता हूँ तो तू डर जाती है। उसकी बात सुनकर अक्षता अपना सर नाम में हिला देती है, क्योंकि खुशबू का ये हर दिन का नाटक था। तभी खुशबू चाहते में कहती है, तुझे पता है, फिर से मेरी फेवरेट सिगरेट क्वीन को इनाम मिल गया। उसने फर्स्ट प्राइज जीता है, वो हर एक कंपटीशन में जीत जाती है, कितना खूबसूरत पेंटिंग बनती है। उसकी बात सुनकर अक्षता एक पल के लिए रुक गए, फिर वो अपना काम करने लगी। तभी खुशबू उसे फिर से गले से लगाते हुए कहती है, तुझे पता है, फिर से एशिया के टॉप बिजनेसमैन एकांश ओबरॉय ने मेरी सिगरेट क्वीन को अपनी तस्वीर बनाने को कहा है। उसके बाद सुनकर एक पल के लिए अक्षता थोड़ा डर गई, लेकिन फिर अपने आप को नॉर्मल कर कर उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर क्लासरूम से बाहर आ गई। और फिर जल्दी जल्दी कॉलेज से बाहर निकलते हुए कहा, हमें लगता है हम लोगों को इंडिया वापस चलना चाहिए, डैड ने कहा है कि कॉलेज से वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसकी बात सुनकर खुशबू थोड़ा शॉक्ड हुई और उसे रोते हुए कहा, एक मिनट मैडम, इंडिया वापस? हम लोगों ने इस कॉलेज में पढ़ने के लिए ना जाने मॉम डैड के सामने कितने बार हाथ जोड़, क्योंकि वो लोग तो हमें लंदन आने ही नहीं दे रहे थे अकेले, और अब तू इंडिया वापस जाने के लिए कह रही है, वो भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर। उसकी बात सुनकर अक्षता उसके तरफ देखकर बहुत ही काम वॉइस में कहती है, हाँ, मैं इंडिया जाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। और वैसे भी मुझे लंदन के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं वापस इंडिया जा रही हूँ, मुझे यहाँ मन भी नहीं लगता। और रही बात पढ़ाई छोड़ने की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर इंडिया में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद सुनकर खुशी थोड़ा चिंता भरी आवाज में कहती है, पर क्यों, तुम तो लंदन में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इवन हम सब एंजॉय कर रहे थे। उसकी बात सुनकर अक्षता के आंखों के सामने कुछ चलने लगता है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है और उसके माथे पर पसीना भी आ जाता है। अक्षता को इस तरह घबराया हुआ देखकर खुशबू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी खुशबू अक्षता को शांत करने की कोशिश करने लगती है और अक्षता को अपने गले से लगा लेती है और उसके पीठ को सहलाने लगती है। कुछ ही देर में अक्षता नॉर्मल हो जाती है और खुशबू से अलग हो जाती है। खुशबू उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत ही बड़ी टोन में कहती है, जब से तुम कॉलेज के उसे रूम से घूम के आई है, तेरा यही हाल है, फिर बात बात पर डर जाती है, ऐसा क्या हुआ था उसे दिन? तूने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, पर उसे दिन की बात क्यों अपने अंदर भर के रखी है, एक बार मुझे बात कर तो देखो। अक्षता उसकी बात पर कुछ नहीं कहती है और उसके हाथों को अपने चेहरे से अलग करती है और कॉलेज से बाहर जाने लगती है।
अक्षता को बिना जवाब दिए हुए जाते हुए देखकर खुशबू खुद से ही कहती है, पक्का उस दिन कॉलेज में कुछ तो जरूर हुआ है और शायद तुम इस वजह से लंदन से जाना चाहती हो। फिर खुशबू भी अक्षता के पीछे पीछे कॉलेज से बाहर आ जाती है और बाहर आकर अपने लैम्बोर्गिनी में बैठकर अपने लंदन वाले विला में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय कॉरपोरेशन का एक ब्रांच लंदन में भी था और इस वक्त उस ब्रांच में बहुत ही सीरियस माहौल था। सभी लोग बहुत ही ध्यान से अपना काम कर रहे थे। सभी को डर था कि कहीं उनसे एक छोटी सी छोटी गलती भी ना हो जाए। इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर, जो कि 55th फ्लोर था, उस फ्लोर पर एक बहुत ही लग्जूरियस केबिन बना हुआ था। उसे केबिन का 2 वॉल शीशे का बना हुआ था, जिससे पूरा लंदन दिख रहा था और 2 बाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उनमें से एक वॉल पर तो बहुत सारी पेंटिंग्स सही हुई थी, जो कि शायद अक्षता की ही थी, क्योंकि उसके नीचे सीक्रेट क्यों लिखा हुआ था। और एक वॉल पर एकांश का बहुत ही बड़ा रियलिस्टिक पेंटिंग लगा हुआ था, जिसमें एकांश का एक एक चीज बहुत ही क्लियरली दिख रहा था। उस पेंटिंग में एकांश ने 3 पीस सूट पहना हुआ था, जो कि नेवी ब्लू रंग का था और उसके सूट पर एक ब्रोच लगा हुआ था, जो कि टाइगर का था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और बीचों बीच एक सेंटर टेबल था, जिस पर एकांश के कुछ फाइल्स और उसका लैपटॉप रखा हुआ था और उसी के पास एक हेड चेयर था, जिस पर एकांत अभी बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी लंबी और पतली उंगलियां लैपटॉप पर किसी मशीन की तरह चल रही थी और उसका पूरा ध्यान अभी लैपटॉप स्क्रीन पर था। उसके साइड में ही एक सोफा लगा हुआ था और उसके पीछे उसकी पेंटिंग के बगल में एक छोटा सा बुक सेल था। ऊपर सीलिंग में भी एक बहुत ही खतरनाक टाइगर का तस्वीर बना हुआ था, जो कि उसके केबिन को बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक दे रहा था। तभी एकांश का केबिन का डोर कोई लॉक करता है। एकांत सब में एरोगेंट आवाज में कहता है, कम इन। इस दौरान भी एकांश ने अपनी उंगलियां नहीं होती थी, मतलब वो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला ही रहा था। एकांश का कमिंग सुनते हैं उसका असिस्टेंट देवा अंदर आता है और एकांश के टेबल के आगे खड़े होकर बहुत ही रिस्पेक्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी सर, पर अभी तक मुझे मैम का पता नहीं चल पाया। उसके बाद सुनकर अकाउंट एक झटके में अपना लैपटॉप दूर फेंक देता है और गुस्से में चलते हुए कहता है, तुम मुझे ये बताने के लिए आए हो कि अभी तक तुमने मेरी सीक्रेट क्वीन के बारे में कुछ नहीं पता कर पाए। फिर थोड़ा देर रुक कर कहता है, कितनी और दिन, पिछले 1 साल से मैं उसे खोज रहा हूँ और मैं इतना ताकतवर हूँ फिर भी उसे खोज नहीं पा रहा। फिर वो अपने पेंटिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो उस पेंटिंग को देखा है और नीचे लिखा सीक्रेट क्वीन नाम को बहुत ही अजीब तरीके से छूते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, बहुत जल्द तुम मेरे बाहों में होगी। जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगा और तुम मेरे नीचे मेरे बेड के ऊपर चिखोई और मुझे बार बार छोड़ने के लिए कहोगी, पर यकीन मानो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, बस एक बार मेरे पास आ जाओ। ये सब कहते वक्त एकांश के चेहरे पर एक अलग ही डरावना एक्सप्लेन था, जो कि जुनूनियत और पागलपन से भरा था। तभी पीछे से देवा थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहता है, हमें इंडिया जाना होगा क्योंकि वहाँ की नई गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी पर कुछ बैन लगा दिए हैं। उसकी बात सुनकर एकांत ने बस हाँ कह दिया। उसके यहाँ सुनकर देवा रूम से तुरंत बाहर आ गया। अभी भी अकाउंट की नज़र अपनी पेंटिंग पर ही देखी हुई थी और वो बहुत ही शिद्दत से उसे पेंटिंग को देख रहा था। आखिर किस बात से डरकर अक्षता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? कैसे खोजेगा एकांश अक्षता को? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? एपिसोड 2, एकांश का जुनून। देवा जब केबिन से बाहर आता है तब वो अपनी सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेता है। फिर ऊपर देखकर रोनी जैसी सूरत बनता है और खुद से ही कहता है, पता नहीं क्या किया था पिछले जन्म में जो मुझे इनका असिस्टेंट बना दिया। पर जो भी हो, ये है खरोस पर अपने आसपास वालों की देखभाल और उनकी हर जरूरत का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखते हैं।
एक तरफ मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ये मेरे बॉस है और दूसरी तरफ अपने आप को बुरी किस्मत वाला समझता हूँ कि ये मेरे बॉस है। फिर अपना सर झटक कर अपनी केबिन में चला जाता है। वही अंदर केबिन में एकांश अपने पेंटिंग के बहुत ही करीब जाकर उसमें से आ रही भीनी भीनी खुशबू को सुनने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर उस खुशबू को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना चाहता हो। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक स्माइल थी और वो बार बार उस सीक्रेट क्वीन के नाम को बहुत ही अजीब तरीके से छू रहा था। फिर वो अपने बहुत ही अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, पूरे 1 साल से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, फिर भी तुम हो कि मिल ही नहीं रही हो। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं खोजूं और मुझे मिले ना। जितनी देर तुम मुझसे दूर रह रही हो, मेरा पागलपन उतना ही तुम्हारे लिए बढ़ते जा रहा है। अभी एकांश अपने में ही खोया हुआ था कि उसका केबिन का डोर झटके से खुलता है और एक शख्स अंदर आता है। डोर के झटके से खुलने की आवाज से एकांश अपने ख्यालों से बाहर आता है और बहुत ही गुस्से भरी नजरों से डोर की तरफ देखा है। लेकिन डोर पर खड़ा शख्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से अंदर आता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। उस इंसान का ऐसा बिहेवियर देखकर एकांश बहुत ही डीप वॉइस में कहता है, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, इसलिए तुम ऐसी गलतियां कर बैठे हो, बोलो तो तुम्हारे पैर कटवा दो। उसकी ऐसी आवाज और ऐसी बातें सुनकर वो शख्स बनावटी हंसी हंसते हुए बहुत ही प्यारी सी शक्ल बनाकर कहता है, अरे यार तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो। फिर टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, वैसे जिस सीक्रेट क्वीन के पीछे तू पड़ा है, अगर वो पहले से ही शादीशुदा निकली तो क्या करेगा। फिर बिना एकांश का चेहरा देखे हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और अगर उसके बच्चे हुए तब तू क्या करेगा। और तो और ये भी हो सकता है कि वो 40-45 साल की हो या फिर वो 60 साल की हो और उसके पोते पोतियों या फिर परपोते पर पटिया हो। तभी वो झटके से एकांश का चेहरा ऊपर उठाकर देखता है और उसका चेहरा देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। वो शख्स अपना सलाइवा अपने गले से नीचे उतारता हुए एक झूठी मुस्कान से उसके तरफ देखा है और कुर्सी से धीरे से खड़ा हो जाता है। एकांश की आंखें पूरी तरह से ब्लड शट रेड हो गई थी। उसके दोनों हाथों की नसें उभर आई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बहुत ही कसके बनाई हुई थी और उसके माथे के भी नशे दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त इतनी गुस्से में दिख रहा था कि मानो वो पूरी दुनिया को एक ही बार में खत्म कर देगा। एकांश के इस रूप को देखकर वो शख्स हद से ज्यादा डर गया था, इसलिए वो अपने कदम पीछे करते हुए ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग। एकांश उसके गायब होने के बाद दहाड़ते हुए कहा, अभय खुराना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब अपने दिमाग में सोने की। लगता है तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना। तुम्हारा जिंदगी से मन उब गया है। सीक्रेट क्वीन सिर्फ मेरी है, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ एकांश ओबरॉय की। और रही बात उसकी उम्र की, तो मैंने पहले ही पता करवाया है, वो 25 साल से कम उम्र की है। और दूसरी बात उसकी शादीशुदा होने की, अगर उसने शादी कर ली होगी तो मैं उसके पति को खत्म कर दूंगा और साथ ही उसके पूरे परिवार को, लेकिन उसे आना तो मेरे पास ही होगा और रहना भी मेरे पास ही होगा, मेरे बाहों में। इतना कहकर वो टेबल को एक जोरदार लात मारता है, जिससे उस टेबल पर रखा हुआ हर एक चीज इधर उधर बिखर जाता है और वो शीशे का टेबल होने के कारण वो चकनाचूर हो जाता है। फिर वो गहरी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू और अक्षिता अपने विला पहुंच गए थे। उनका ये विला ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। जिला के आगे गार्डन बना हुआ था जिसमें हर तरह के फूल खिले हुए थे और हर फूलों के कलर अलग अलग थे और उसमें से बेहद मनमोहन खुशबू भी आ रही थी, जिसे पूरा का पूरा विला और आसपास का एरिया बहुत ही खुशनुमा महक रहा था। अंदर विला में भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। खुशबू दौड़ते हुए अंदर गई और सोफे पर पसारते हुए चिल्ला के कहा, अलीना आंटी, जल्दी से मेरे लिए चॉकलेट मिल्कशेक लेकर लिए, ठंडा ठंडा। उसके पीछे पीछे अक्षता भी अंदर आ जाती है।
और उसके बगल में सोफे पर बैठते हुए उसके सर पर धीरे से मरते हुए कहती है, पहले जाकर फ्रेश हो जा, उसके बाद कुछ खाना पीना। अक्षता के ऐसे करने पर खुशबू अपना पाउट बनकर कहती है, यार बहुत तेज भूख लगी है, तुझे तो बहुत प्यास लगती नहीं है पर मुझे लगती है। तब तक अलीना जोश घर की सर्वेंट थी, वो उनके पास आ जाती है। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें उसने 2 गिलास पानी और 1 गिलास में चॉकलेट मिल्क शेक था। अलीना उनके पास आते हुए कहती है, अरे बेबी तुम दोनों क्यों लड़ाई करता है? खुशबू, बच्चे को भूख लगी है तो उसको खाने दिया करो। अलीना उनके पास आते हुए कहती है, अरे बेबी तुम दोनों क्यों लड़ाई करता है? खुशबू, बच्चे को भूख लगी है तो उसको खाने दिया करो। अलीना की बात सुनकर अक्षत अलीना को करेक्ट करते हुए कहती है, हर अलीना आंटी लड़ाई करता नहीं, लड़ाई करती। अलीना की बात सुनकर अक्षत अलीना को करेक्ट करते हुए कहती है, हर अलीना आंटी लड़ाई करता नहीं, लड़ाई करती। अक्षता की बात सुनकर अलीना अपना मुंह बनाकर कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरा टीचर बाद में बनती, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाती और खुशबू तुम जल्दी से चॉकलेट मिल्क शॉक पालेगी, फिर तुम भी जाकर फ्रेश हो जाती। अलीना की ऐसी हिंदी सुनकर दोनों ने अपने सर पर अपने हाथ रख लिए और चुपचाप अपने अपने काम करने लगे। क्योंकि ये हमेशा का था, अलीना ऐसे ही हिंदी बोला करती थी। और इतना भी सिर्फ इसलिए बोलती थी क्योंकि खुशबू और अक्षता ने उसे हिंदी सिखाया था। कुछ देर बाद अक्षता अपने रूम में थी, तभी उसका फोन भजन। उसने फोन उठाकर देखा तो उस पर उसके डैड का फोन आ रहा था, जिसे देखकर अक्षता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कॉल को पिक किया और कहा, हेलो डैड, कैसे हैं आप? उधर से उसके पापा ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं तुम्हारे कॉलेज से ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है, अब तुम अपना पढ़ाई इंडिया में कंटिन्यू कर सकती हो। और हाँ, कल तुम्हारी सुबह ही में फ्लाइट है, इसलिए जल्दी से उठकर फ्लाइट पकड़ लेना और आज रात सारा पैकिंग भी कर लेना। उनकी बात सुनकर अक्षता ने कहा, ठीक है डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। ऐसे ही कुछ देर और बातें करने के बाद अक्षता ने फोन कट कर दिया और गहरी सांस लेकर अपने पूरे कमरे को देखने लगी। इसमें उसने 4 साल बिताए थे। उन्हें सारे टाइम को याद करते वक्त अक्षता के आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। अक्षता ने अपने पाल के बार बार झटकाए और आंसू को अपनी आंखों से बाहर आने से रोका और गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर आ गई। फिर वो खुशबू के रूम में गई और उससे सारी बातें कह दी और उसे भी तैयार होने के लिए कह दिया। खुशबू भी उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, पर उसे पता था एक न एक दिन तो उसे यहाँ से जा नहीं था, वो दिन पहले आ गया बस। फिर वो भी जाने की तैयारी करने लगी। फिर अक्षता अलीना के रूम में गई और एलेना को भी बताया तो अलीना उनके साथ ही चलने के लिए जिद करने लगी। उसकी जिद देखकर अक्षता मान गई, क्योंकि अक्षता को भी अलीना की आदत लग चुकी थी। और ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करने लगे। और ऐसे ही आज का दिन भी बीत गया। कैसे मिलेंगे एकांश और अक्षता? जिस चीज से अक्षता लंदन से भाग रही है, क्या वो चीज उसे इंडिया में छोड़ देगा या फिर उसका पीछा करेगा? कैसे बचेगी अक्षता का एकांश के पागलपन से? कहानी में आगे क्या मुड़ने वाला है? आखिर किस बात से डर कर अक्षता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? एपिसोड 3, अक्षता और एकांश की पहली मुलाकात और अधूरी मुलाकात। अगली सुबह अक्षता, खुशबू और एलिना सभी लोग इंडिया आने के लिए तैयार हो गए थे और एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। तभी एयरपोर्ट पर थोड़ा भगदड़ सा होने लगा और कुछ बॉडीगार्ड्स आकर सभी लोगों को एक्साइट करने लगे। अक्षता, खुशबू और एलिना तीनों ही ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और वो लोग भी देखने के लिए थोड़ा आगे आगे कि आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है। कुछ ही देर बाद मर्सिडीज और आरआर का गाड़ी का काफिला एयरपोर्ट के गेट के सामने रुका। तभी एक साथ सारी गाड़ियों का दरवाजा खुला, सिवाय एक के जो कि उन गाड़ियों के बीच में था। सभी गाड़ियों में से एक साथ कई सारे लोग निकले जो कि ब्लैक रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके जिनके पॉकेट व एक बहुत ही स्टाइल से ओ लिखा हुआ था।
तभी बीच वाला गाड़ी का गेट खुला और उसमें से एक बहुत ही हैंडसम और डैशिंग इंसान बाहर निकाला। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। तभी दूसरे साइड का भी गेट खुला और उसे साइड से भी एक बहुत ही हैंडसम शख्स निकला। उसने क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। वहां मौजूद सभी लड़कियों की नजर उन पर से है ही नहीं रही थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एकांश ओबरॉय और अभय खुराना थे। एक पल के लिए तो अक्षता और खुशबू की भी नजर उन पर ठहर गई थी, पर तुरंत ही उन लोगों ने अपनी नजर फिर ली। आज खुशबू और अक्षता भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अक्षता नाम पीला रंग का फ्रॉक पहना था जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था, और उसके फ्रॉक पर ब्लू स्टार्स बने हुए थे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उसने अपनी पोनीटेल बनाई हुई थी। वही खुशबू ने व्हाइट टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहना हुई थी जो कि उसके घुटने से थोड़ा ऊपर थी, जो कि उसे पर बहुत ही ज्यादा खिल रही थी। तभी वहां पर अक्षता के डैड के बॉडीगार्ड्स आ गया। उसने अपना सर झुकाकर बहुत ही रिस्पेक्ट टोन में कहा, माम हमारा प्लान रेडी हो गया है, हमें अब चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर दोनों ने ही अपना सर हाँ में हिला दिया और आगे चलने लगे और पीछे से उनके बॉडीगार्ड्स ने उनका सामान ले लिया। कुछ दूर वो आगे गई थी कि अक्षता ने अपना हाथ देखा और वो थोड़ा चौंक गई। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, मेरा ब्रेसलेट। उसकी आवाज सुनकर एलिना ने कहा, क्या हुआ अक्षता बेबी, तुम ऐसे चिल्लाता काहे को है? अलीना की बात सुनकर अक्षता ने अलीना का दोनों हाथ पकड़ के कहा, अलीना आंटी आपने मेरा ब्रेसलेट देखा है? आपको याद है ना कि मैं हमेशा उसे पहनी रहती हूँ, देखना कहीं देखा नहीं रहा हो। उसकी बात सुनकर खुशबू ने कहा, क्या तुम्हारा ब्रेसलेट दिख नहीं रहा है, पर तुम तो उसे खुद से कभी अलग ही नहीं करती हो। उसके जवाब में अक्षता ने कहा, हाँ वही तो बात है, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा शायद हम लोग जहाँ बैठे थे वहां गिर गया होगा। एक बार मेरा हाथ टेबल से टकराया था, शायद वही गिरा होगा। तुम लोग जो मैं आता हूँ। उसकी बात सुनकर खुशबू ने तुरंत कहा, नहीं हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। खुशबू को ऐसे जिद करते हुए देखकर अक्षता ने गहरी सांस ली और अलीना और खुशबू की तरफ देखा और दोनों का एक एक हाथ अपने दोनों हाथ में पकड़ लिया और बहुत ही प्यार से कहा, आप दोनों फ्लाइट में जाकर बैठिए, हमारा प्राइवेट फ्लाइट है। ऐसा तो है नहीं कि वो पब्लिक फ्लाइट है कि अगर मैं टाइम से ना आऊं तो वह उड़ जाएगा। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, और वैसे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मैं तुरंत जाकर ब्रेसलेट वहां से उठा कर आ जाऊंगी। अब कोई जिद नहीं करेगा, आप दोनों जाकर फ्लाइट में बैठिए। अक्षता की ऐसी बात सुनकर खुशबू और एलिना दोनों कहीं मुंह लटक गया और दोनों ने ही बिना कुछ कहे फ्लाइट में जाने लगी। उन दोनों का ऐसा चेहरा देखकर अक्षता को थोड़ा हंसी आ गई। अक्षता ने अपनी गर्दन ना में हिलाए और उस तरफ जाने लगी जहां पर वो लोग बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ अभय ने बड़े एटीट्यूड से चलते हुए एकांश की तरफ एक क्रिपी स्माइल करते हुए कहा, वैसे भाई एक बात बता, तुझे मन नहीं करता किसी और लड़कियों के पास जाने का? तू कब से उस सीक्रेट क्वीन के पीछे पड़ा और उससे पहले भी तू किसी लड़की के पास नहीं जाता था। जरा देखो आसपास कितनी सारी लड़कियां हम दोनों को देख रही है और आहें भर रही है। अभय की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने भी अभी अभय की तरफ देखते हुए कहा, तू तो ऐसे बात कर रहा है कि तू लड़कियों से चिपकते फिरता है, तो खुद भी लड़कियों से 10 हाथ की दूरी पर रहता है। अभी उसकी बात पर कुछ कहता हूँ उससे पहले ही एकांश का फोन बजा। एकांश ने जब अपने पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो उस पर एकांश की मॉम का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर एकांश थोड़ा साइड में जाने लगा और साइड में आकर एकांश अपने मॉम से बात करने लगा। अपनी माँ से बात करते करते एकांश चलते चलते उस जगह पर आ गया जहाँ पर अक्षता अपना ब्रेसलेट खोजने आई थी। वहीं पर अक्षता अपना ब्रेसलेट खोज रही थी, लेकिन अक्षता को अपना ब्रेसलेट मिल नहीं रहा था। तभी एकांश को जानी पहचानी खुशबू एहसास हुई। एकांश अपनी बात करने में इतना खोया हुआ था कि उसने उसे खुशबू पर ध्यान नहीं दिया, पर अगले ही पल उसे याद आ गया कि ये खुशबू तो उसकी पेंटिंग से आती है।
और उसने तुरंत फोन कट किया और इधर उधर ढूंढने लगा। अक्षता अक्सर अपने पेंटिंग के बीच में ही रहती थी, इसलिए उसमें से उसकी पेंटिंग की खुशबू आ रही थी। प्लस वो जब भी कॉलर बनाती थी और उसमें अपना बनाया हुआ इत्र डालती थी, तो थोड़ा सा इत्र उसके ऊपर भी गिर जाता था, जिसे अक्षता में से हमेशा उसकी पेंटिंग की खुशबू आते रहती थी। तभी अक्षता अपना ब्रेसलेट खोजते खोजते एकांश की पीठ से टकरा जाती है। अक्षता का भी पीठ ही एकांश की पीठ से टकराया था, जिससे अक्षता और एकांश एक साथ पीछे पलटते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए कि आखिर कौन उनसे टकराया है। झटके से पीछे मुड़ने से अक्षता का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर एकांश अक्षता के कमर से उसे पकड़ लेता है। अक्षता भी गिरने के डर से एकांश को पकड़ लेती है। गिरने की वजह से अक्षता का पोनीटेल थोड़ा खुल जाता है और उसके बाल उसके फेस पर आ जाते हैं। फिर भी अक्षता का होठ और उसके थोड़े से आंख दिख रहे थे, जिन्हें उसने बहुत ही टाइटली बंद किया हुआ था। अक्षता को जब एहसास होता है कि वह गिरी नहीं, तब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वही एकांश तो अक्षता के होठ और उसके प्यार से आंखों को देखकर उनमें ही खो गया था। अक्षता के उसके को पकड़ने से एकांश भी अक्षता के बहुत करीब आ गया था, जिससे वो अक्षता खुशबू को और भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था, और एकांश उसी खुशबू में पूरी तरह से खो गया था। वही अक्षता भी एक पल के लिए एकांश की आंखों में देखने लगती है और उसमें होने लगती है। तभी वहां पर एकांश को खोजते खोजते अभय आ जाता है, और जैसे ही अभय एकांश को एक लड़की के साथ देखा है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है, और वो एक्साइटमेंट में चलते हुए कहता है, अरे वाह, इतना ब्यूटीफुल नजर, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना मैं तो इतना खूबसूरत नजारा देख ही नहीं पाता। उसकी आवाज सुनकर दोनों ही अपने होश में आते हैं। एकांश जल्दी से अक्षता को सीधा खड़ा करता है और अक्षता देखे तुरंत अभय की तरफ मुड़ जाता है। अब अक्षता को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। वही एकांश अपनी जलती हुई निगाहों से अभय को घूर रहा था। आखिर किस बात से डर कर अक्षता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? कैसे खोजेगा एकांश अक्षता को? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? एपिसोड 4 इंडिया वापस आना। अक्षता तो वहां से जा चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद अक्षता अपना ब्रेसलेट भी भूल गई थी। वो बस एकांश से भगाना चाहती थी। वो एकांश को पहचान गई थी, क्योंकि उसने ही पिछले साल अकाउंट के बर्थडे पर उसका तस्वीर बनाई थी, जो कि उसकी छोटी बहन ने उसे गिफ्ट किया था, और उसके बाद से ही एकांश सीक्रेट क्वीन के पीछे पड़ गया था। ये बात अलग थी कि अक्षता उसके पागलपन और जुनून जो उसके लिए था से अनजान थी, लेकिन उसे फिर भी एकांश डर लगता था, क्योंकि उसके कई सारे खौफनाक किस्से वो पहले ही सुन चुकी थी। ऊपर से वो ज्यादा ही खतरनाक तब हो जाया करता था जब उसके पास कोई लड़की उसे सेड्यूस करने आया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लड़की सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके पास आ रही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता था और उस लड़की को बहुत ही खतरनाक सजा दिया करता था। कहीं ना कहीं ये सच भी था। इसीलिए अक्षता को एकांश से और भी डर लगने लगा कि कहीं एकांश उसे भी उन्हीं लड़कियों में से ना समझ ले, इसलिए वो मौका पाते हैं वहां से भाग गई। वही एकांश अभय को बहुत ही खतरनाक नजरों से घूर रहा था। एकांश में अपनी भयानक आवाज में अभय से कहा, तुम्हारे पास दिमाग वगैरह है नहीं ना, पता नहीं कैसे पूरे बिजनेस वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आ गए हो। फिर अपनी आंखें बंद कर कर गहरी सांस लेता है, फिर अपनी आंखें खोलकर अभय को वार्निंग लुक देता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में लिख दूंगा, पहले मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। फिर वो पीछे पलटकर अक्षता की तरफ देखा है, और इसी के साथ उसका हिस्सा और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अक्षता तो पहले ही भाग गई थी और एकांश को उससे बात करनी थी कि उसमें से वो खुशबू कैसे आ रही थी, और कहीं ना कहीं एकांश को उसके साथ एक सुकून मिल रहा था, और एकांश उसका चेहरा देखना चाहता था और शायद उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। और यही सब सोकर एकांश का चेहरा एकदम गुस्से से काला पड़ चुका था।
जिसे देखकर अभय को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। इससे पहले कि एकांश अभय पर बिगड़ता, अभय चुपके से वहां से खिसक गया। एकांश भी अपने गुस्से से को शांत किया और अपनी बॉडीगार्ड्स को बुलाकर अक्षता को खोजने में लगा दिया। पर न तो अक्षता का नाम पता था और न ही उसने अक्षता का चेहरा देखा था। बस उसे याद था तो अक्षता का ड्रेस का कलर और उसके होंठ और उसकी प्यारी सी आंखें। वहीं दूसरी तरफ अक्षता दौड़ते हुए फ्लाइट में चढ़ गई। अलीना और खुशबू ने जब देखा कि अक्षता दौड़ते हुए आई है तब उन दोनों को उसकी थोड़ा चिंता हुई। वो दोनों ही अक्षता के पास गई और वॉरिड टोन में उससे पूछा। एलिना ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना हफ्ता क्यों है? तुम इतना दौड़ के क्यों आता? तुम आराम से चलकर भी तो आ सकता था। और तुमको तुम्हारा ब्रेसलेट मिला कि नहीं? उसकी बात सुनकर खुशबू ने अलीना को करेक्ट करते हुए कहा, ओहो अलीना आंटी, दौड़ते हुए तुम क्यों आई? और तुम आराम से चलकर आ सकती थी। आपको हमने कितनी बार सिखाया है पर आप हमेशा गलती कर देते हैं। तभी अलीना चढ़ते हुए कही, तुम मेरा मिस्टेक बाद में निकलनी, पहले अक्षता पर ध्यान देती। तभी अक्षता अलीना को फिर से करेक्ट करते हुए कहती है, निकलनी नहीं, निकलना, और ध्यान देती नहीं, ध्यान देना। फिर अक्षता अलीना का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे मुझे नहीं मिल पात, नहीं कहाँ चला गया, शायद उसका और मेरा साथ यही तक का था जैसे। इतना कहकर अक्षता रुक गई और उसके चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया। अक्षता को ऐसे देखकर एलिना और खुशबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दोनों ही अक्षता को अपने गले से लगा लिए और एलिना अक्षता की पीठ को रब करने लगी। कुछ देर में अक्षता भी शांत हो गई और फिर वो लोग अपने अपने सीट पर बैठ गए और उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद अक्षता ने अलीना और खुशबू को एकांश से टकराने वाली बात उन्हें बता दी। ये बात सुनकर उन दोनों को भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर सब ने इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि अब अक्षता सेफ थी और वो लोग जर्नी को एंजॉय करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एकांश ने पूरे एयरपोर्ट में अक्षता को खोजा लिया था पर अक्षता उसे नहीं मिली। अब भाई वहां होती अक्षता तब तो मिलती। अक्षता तो अपने फ्लाइट से इंडिया निकल चुकी थी। कोष्टक एकांश ने जब वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तब उसे अक्षता एक फ्लाइट में चढ़ते हुए दिखी और ये देखकर एकांश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो फ्लाइट उड़ चुकी थी और अब वो कुछ नहीं कर सकता था। सीसीटीवी फुटेज में भी अक्षता का चेहरा क्लियर नहीं देख रहा था जिस कारण एकांश अभी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, पर उसे अक्षता की आंखें और उसके प्यार से होंठ बार बार याद आ रहे थे। तभी एक स्टाफ एकांश के पास आता है और बहुत ही रिस्पेक्ट टोन में कहता है, सर वो फ्लाइट इंडिया के लिए टेक ऑफ की है। उसके अलावा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिला। अब भाई अक्षता भी तो एशिया के 3 बिजनेसमैन की बहन थी, इतनी आसानी से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकती थी? कोष्टक ये सुनकर एक तरफ एकांश को बहुत ही गुस्सा आया कि उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला और दूसरी तरफ उसको एक सुकून भी मिला कि उसे इंडिया में जाकर उसके बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। अभय साइड में खड़ा होकर ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश भी था कि उसका दोस्त सीक्रेट क्वीन के ऑब्जेक्शन से बाहर निकल गया। पर उसे कहाँ पता था कि एकांश सीक्रेट क्वीन को ढूंढने में ही लगा है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। फिर एकांश और अभय भी अपने प्राइवेट फ्लाइट में बैठकर इंडिया के लिए निकल गए। एकांश को इंडिया पहुंचने की बहुत ही ज्यादा जल्दी थी। वो जल्द से जल्द इंडिया पहुंचकर अक्षता के बारे में पता लगाना चाहता था। एकांश को लग रहा है कहीं ना कहीं वो लड़की सीक्रेट क्वीन को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, या फिर वही सीक्रेट क्वीन है। उसका दिल तो बार बार ये मानने पर मजबूर कर रहा था कि वही लड़की सीक्रेट क्वीन है, जो कि सच भी था। पर एकांश अपनी दिल की कहाँ सुनता था, वो तो अपने दिमाग की सुनता था, जिस कारण वो पूरा प्रूफ निकालना चाहता था कि वही लड़की सीक्रेट क्वीन है। एकांत सभी बहुत ही ज्यादा बेचैन था और अभय इस बेचैनी को साफ तौर पर देख पा रहा था। उसकी बेचैनी देखकर अभय ऊपर देखते हुए खुद से ही कहता है, इसकी बेचैनी तो बढ़ते ही जा रही है।
तब क्या होगा जब इसे पूरी सच्चाई पता चलेगा कि हम लोग इंडिया क्यों जा रहे हैं। इसका गुस्सा तो सब पर फटेगा, खासकर कि मुझ पर, क्योंकि उसे तब तक तो पता चल ही जाएगा कि मुझे पहले से ही सच्चाई पता थी और मैं इसे सच्चाई छुपी है। अब तो बस अंकल आंटी ही मुझे बचा सकते हैं। इतना कहकर वो गहरी सांस लेता है और अपने रूम में चला जाता है, जो कि उसके प्राइवेट प्लेन में उसके लिए बना हुआ था। एकांश भी अपने रूम में चला जाता है, वही इंडिया में। ओबरॉय मेंशन। पूरा मेंशन बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था। सभी लोग हर तरफ साफ सफाई और हर चीज सही तरीके से सही जगह पर रख रहे थे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले यहाँ पर सफाई नहीं होती थी। ओबरॉय मेंशन में हर दिन बहुत अच्छे से सफाई हुआ करती थी। पर आज की बात अलग थी, क्योंकि एकांश ओबरॉय वापस आने वाले थे और उनके गुस्से से सब कोई वाकिफ था और इसलिए कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी एक लड़की चाहते हुए कहती है, वाह कितने अच्छे तरीके से आज ये लोग काम कर रहे हैं। भाई के आने के डर से सबकी हालत खराब है। फिर कुछ सोचकर थोड़ा शर्माते हुए कहती है, क्या भाई के साथ वो भी आएंगे? हाँ क्यों नहीं आएंगे, वो तो भाई के साथ हमेशा रहते हैं। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। ये है एकांश की सबसे छोटी और लाडली बहन राशि ओबरॉय। असल में राशि टीनेज से ही अभय को लाइक किया करती थी। कुछ घंटे के सफर के बाद सभी लोग इंडिया में लैंड कर जाते हैं, पर 4 से 5 घंटे के अंतराल में अक्षिता, खुशबू और एलेना एकांश और अभय से 3 घंटे पहले ही इंडिया में आ गए थे, जिससे वो लोग अपने घर चले गए और फिर एकांश और अक्षता की मुलाकात अधूरी रह गई। आखिर ऐसा क्या है उस ब्रेसलेट में जिसके वजह से अक्षता इतना इमोशनल हो गई? क्या वो ब्रेसलेट अक्षता को किसी ने दिया था? एपिसोड 5 सभी का अपने अपने घर में एंट्री। इंडिया। अल्पविराम। ओबरॉय मेंशन। राशि अपने ख्यालों में ही घूम थी। तभी पीछे से ओमकार आता है और उसके सर पर मरता है। राशि अपने सर को सहलाते हुए कहती है, ओह भाई प्लीज ऐसे सर पर मत मारा करो, मेरा दिमाग छोटा हो गया तो। राशि ऐसी बात सुनकर ओमकार जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, दिमाग छोटा होने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए, तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। ओमकार की बात पर राशि चिढ़ जाती है और उसे अपने छोटे छोटे हाथ से मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर ओमकार आगे भागने लगता है। वैसे राशि के मरने से ओमकार को कुछ होता नहीं, पर वो उसे चिढ़ा रहा था। तभी पीछे से उन दोनों को दांतते हुए उनकी माँ कहती है, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? चुपचाप जाकर सारा काम देखो सही से हो रहा है कि नहीं, अगर कोई भी चीज इधर से उधर हुई तो एक एकांश का गुस्सा खेलने के लिए तैयार रहना तुम दोनों। उनकी बात पर दोनों ही उनके पास जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। फिर ओमकार बहुत ही खुश होते हुए कहता है, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मेरा भाई वापस आ रहा है और अब मुझे यहाँ का ऑफिस संभालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई उसे बहुत ही अच्छे से संभाल लेगा और मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूंगा जैसे मैं भाई के जाने से पहले किया करता था। फिर थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, उनके जाने के बाद तो मेरी जिंदगी में घर ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, ऑफिस ही रह गया था। उसके बाद सुनकर उसकी माँ उसके सर पर मरती है और कहती है, बदमाश कहीं का, तब जाओ जल्दी से जाकर सारी तैयारी देखो। तभी वहां पर उनके डैड आ जाते हैं और वो सबकी तरफ देखकर कहते हैं, एकांश आ रहा है, याद रहे उसे बिल्कुल भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है, सही समय आने पर हम उनसे खुद बात करेंगे। उनकी बात सुनकर सभी लोग अपनी गर्दन हाँ में दिला देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक साथ 10-12 गाड़ियों का काफिला उनके में गेट से इंटर करता है। उन गलियों की आवाज सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। मतलब साफ था कि एकांश आ गया था। उनमें से बीच वाली गाड़ी एकदम में गेट के सामने आकर खड़ी होती है और एक बॉडीगार्ड जल्दी से जाकर उसे गाड़ी का डोर ओपन करता है और तभी उसमें से एक हैंडसम शख्स बाहर निकलता है और तभी राशि दौड़कर उसके गले लग जाती है और पीछे से ओमकार भी आकर उसे गले लग जाता है। दोनों ही एक साथ कहते हैं, भाई आप आ गए, हमने आपको कितना कितना मिस किया, हम आपको बता भी नहीं सकते।
उसके बाद सुनकर एकांश थोड़ा हंसना है और कहता है, तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सालों से मुझसे बात नहीं की, जबकि हर दिन 2 से 3 घंटे तुम लोग मुझसे ही बात करते थे। उसकी बात सुनकर दोनों ही अपना मासूम सा चेहरा बनाकर एकांश को देखने लगे, जैसे इस दुनिया में उनसे ज्यादा मासूम कोई और नहीं है। उनका ऐसा चेहरा देखकर सभी को हंसी आ गई और सब जोर जोर से हंसने लगे। इसी तरह सब घर के अंदर गए और कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद एकांश अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ खुराना हाउस, अभय के घर वाले भी बहुत खुश थे अभय के वापस आने से, क्योंकि अभय हमेशा ही एकांश के साथ ही रहता था। और जब कभी एकांश कहीं बाहर जाता था तो अभय भी उसके साथ चला जाता था, जिससे बहुत कम ही घर पर रहता था। अभी के मॉम डैड भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत किए। वहीं दूसरी तरफ कश्यप हाउस, जब खुशबू अपने घर पहुंची तब उसकी बहन अश्वी जाकर उसे 2 साल बाद वो खुशबू से मिली थी। जितनी खुशी अश्वी को हो रहा था खुशबू से मिलकर, उतना ही खुशी खुशबू को भी हो रहा था, और दोनों इतनी खुश हो गई थी कि दोनों ही गले लगाकर रोने लगी थी। तभी पीछे से उनके मॉम डैड आए और उन्हें गले लगा लिया। ये उनका फैमिली ग्रुप हग था। खुशबू के आने से वो लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो लोग भी अंदर घर में जाकर फैमिली टाइम स्पेंड करने लगे। ठाकुर महल, असल में ठाकुर हाउस को ठाकुर महल नाम अक्षता ने ही दिया था। तब से इस विल को ठाकुर महल के नाम से लोग जानने लगे थे। और ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से ठाकुर महल का नाम दिया गया, ये मैं आगे कहानी में आप लोगों को बताऊंगी। इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थ्रोइंग किसेस। कोष्टक, अक्षता जब घर के दरवाजे पर आई तभी उसकी माँ उसे दरवाजे पर ही रोक दी, जिससे एक पल के लिए अक्षता बहुत ही ज्यादा घबरा गई। अक्षता सोचने लगी कि कहीं सबको उसके लंदन वाले राज के बारे में तो नहीं पता लग गया, जिस वजह से वो लंदन छोड़कर इंडिया आई है। अक्षता ये सब सो ही रही थी कि उसकी मॉम और डैड उसके सामने आए, और अक्षता की माँ के हाथों में आरती की थाली थी, जिसे देखकर अक्षता थोड़ा रिलैक्स हुई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी आरती करने के लिए उसके मॉम डैड ने उसे रोका है। राधिका ने अक्षता का आरती किया और उसे घर के अंदर आने के लिए कहा, पर वो घर के अंदर अपना कदम रखती उससे पहले ही कोई उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे घर के अंदर ले आया। ऐसे अचानक बहुत में आने से अक्षता थोड़ा घबरा गई, पर जब उसने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ गई और वो उसे गले लगा ली और फिर चाहते हुए कहा, भाई आई मिस यू सो मच। उसकी बात सुनकर अभिनव मुस्कुरा दिया और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। फिर उसके सर को सहलाते हुए कहा, कैसी है मेरी बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। अक्षता कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही अलीना चिल्ला के कहने लगी, इसको कैसा दिक्कत होती, ये तो मेरा हिंदी का टीचर बन जाता, हर बार पूरे रास्ते हमको टोकते आया है ये। उसकी हिंदी सुनकर सभी घर वाले हंसने लगे, और जैसे ही अक्षता फिर से एलिना को सुधारने गई, उससे पहले ही एलिना राधिका के पास गई और कहा, दीदी मेरी रूम कौन सा होता। उसकी बात सुनकर राधिका एक सर्वेंट को बुलाती है और अलीना को गेस्ट में छोड़ने के लिए कहती है। तो वो मेड अलीना का सामान लेकर एक गेस्ट रूम में अलीना को छोड़ देती है। अलीना और राधिका जी का रिश्ता बहनों जैसा था, और ऐसा क्यों था इसके पीछे की स्टोरी में आगे कहानी में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे हीरो हीरोइन को मिलना है। अगर यह सब लिखते लगूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और इसी तरह हंसी मजाक करते करते आज का पूरा दिन बीत जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।